Hello everyone, this is Aditya. You're watching Engineers. In today's video, we're going to discuss about most important MCQ theory of machine storm का सब्जेक्ट कोड 22438. आई गेस सब्जेक्ट कोड सही है. तो इससे पहले हमने FMM, MEM और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का वीडियो बना रखा है. अगर वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर जाके चेकआउट कर लो अगर आपके पेपर अभी आने बाकी है तो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑफ टर्म अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. चाहे तो पूरा वीडियो देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ टर्म्स के PDF विद आंसर भी तुमको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पेयर ऑफ लिंक टू बी काइनेमेटिक पेयर इट शुड बी व्हाट. ठीक है, कैसे किस तरीके से कंस्ट्रेंट होना चाहिए वो. काइनेमेटिक पेयर कौन से होते हैं यार, जो तुम्हारे कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट हो, दोनों होते हैं ना बेसिकली. तो ऑप्शन ए बी सी ना, ऑप्शन डी करेक्ट है. आइदर कंप्लीटली कंस्टेंट या फिर सक्सेसफुली कंस्टेंट होने चाहिए, तभी तो उसको काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं. तो क्या आसान क्वेश्चन पहला, डेफिनेशन बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. मोशन ऑफ बेल्ट्स ओवर पुली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर. तुम्हारे काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड अपॉन मोशन, उसमें अलग अलग तुम्हें बताए मोशन है काइनेमेटिक पेयर के. तो मोशन ऑफ बेल्ट्स ओवर पुली, ठीक है, तो अगर मैं पुली ले लूँ और उसके ऊपर बेल्ट अपन दौड़ा देते एक, तो वो किस प्रकार का काइनेमेटिक पेयर का एग्जाम्पल हुआ. स्फेरिकल, स्लाइडिंग, टर्निंग, रोलिंग. तो इट इज़ एक्चुअली एन रोलिंग मोशन. ठीक है, रोलिंग मोशन है. तुम्हारी जो बेल्ट होता है वो तुम्हारे पुली के ओवर रोल करता है, ओवर द पुली इट रोल्स. सो इट इज़ अ रोलिंग मोशन. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है ये क्वेश्चन रीड कर, इसलिए ये क्वेश्चन इधर डाला गया है. अगला क्वेश्चन, डैश हैव नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम. लिस्टेड ऑप्शन में से कौन सी चीज़ों में रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स होता नहीं है. ठीक है, बिटवीन द लिंक्स ऐसा वहाँ पर मेंशन होना चाहिए था. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. मशीन्स, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर या फिर नन ऑफ दिस. क्या मशीन्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होती है? नहीं होती है बेसिकली, तभी तो वो मशीन है. मैकेनिज्म्स में भी होती है. स्ट्रक्चर में नहीं होती. स्ट्रक्चर हैज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स. अगला MCQ फोर्थ वन, स्ट्रक्चर ट्रांसमिट बोथ फोर्स एंड मोशन. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. स्ट्रक्चर तुम्हारा बोथ फोर्स एंड मोशन ट्रांसमिट करने का काम करता है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. वी नो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर सिर्फ तुम्हारा फोर्स ट्रांसफ़र करता है. फोर्स एंड मोशन दोनों ट्रांसफ़र करने की काबिलियत सिर्फ तुम्हारे मशीन में होती है, मशीन या फिर तुम्हारे अलग अलग मैकेनिज्म्स. ओके, तो सिर्फ फोर्स मॉडिफिकेशन के लिए स्ट्रक्चर होता है, मोशन के लिए नहीं. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है इन योर MCQ एग्जाम. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. जो इमेज में जो तुम्हें जो लिंक दिखती है, इमेज में तुम्हें जो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिख रहा है, वो कौन सा मैकेनिज्म है. ठीक है, इट इज़ एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म. तो वो लेकिन कौन सा मैकेनिज्म, इन्वर्जन है 4 बार मैकेनिज्म का, लेकिन कौन सा है. कपल्ड इंजन, पैंटोग्राफ मैकेनिज्म, बीम इंजन मैकेनिज्म या फिर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. तो यू शुड बी नोइंग बेसिकली. तुम एक्चुअली इमेज में देख सकते हो कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर मोशन इन लार्ज फॉर्म में की गई है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मोशन को इन लार्ज साइज पर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं. जैसे कि ए का बड़ा साइज ए रेप्लिकेट हो गया. सो इट इज़ एन पैंटोग्राफ मैकेनिज्म. हमें बताया पैंटोग्राफ मैकेनिज्म इस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है. तो ऑप्शन बी पैंटोग्राफ मैकेनिज्म इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. इन केस ऑफ जीनोम इंजन, जो कि तुम्हारा RCE रोटरी कंबशन इंजन होता है, जीनोम इंजन, इट इज़ एन इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म. तो उसमें कौन सा लिंक फिक्स्ड होता है. ठीक है, विच लिंक इज़ फिक्स्ड इन जीनोम इंजन. 4 बार इन्वर्जन के अलग अलग मैकेनिज्म्स में अलग अलग चीज़ें फिक्स्ड है. कहीं में कनेक्टिंग रॉड फिक्स है, कहीं में क्रैंक फिक्स है, कहीं में पिस्टन फिक्स्ड है. तो बेसिकली इस पर एक बहुत बढ़िया सा MCQ एग्जाम में बन सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया. ठीक है, जीनोम इंजन में कौन सा फिक्स होता है. तो तुम्हारा ऑप्शन बी क्रैंक फिक्स होता है जीनोम इंजन में. ओके, रोटरी कंबशन इंजन, जीनोम इंजन में क्रैंक फिक्स होता है. तुम्हारा स्लॉटेड लेवर मैकेनिज्म जो है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन, इसमें कनेक्टिंग रॉड फिक्स होता है. पिस्टन और सिलेंडर, तुम्हारा जो पेंडुलम पंप होता है उस केस में तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर पर्टिकुलरली फिक्स होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें. अगला क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग और इम्पॉर्टेंट दोनों भी बनता है. द डिफरेंस बिटवीन स्लॉटेड लेवर क्रैंक एंड व्हाइटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज व्हाट. दोनों जब तुम मैकेनिज्म्स पढ़ते हो तो दोनों एक्चुअली सेम ही मैकेनिज्म है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है. ठीक है, क्विक रिटर्न स्ट्रोक का टाइम कम करने के लिए दोनों मैकेनिज्म डिज़ाइन किए गए हैं, स्लॉटेड लेवर एंड व्हाइटवर्थ क्विक रिटर्न. लेकिन दोनों सिमिलर बहुत सिमिलर, लेकिन उनमें एक मेजर फ़र्क है. वो मेजर फ़र्क कौन सा है. ए,
विटवर्थ हैज़ क्विक रिटर्न, स्लॉटेड लेवर डजंट हैव क्विक रिटर्न। नहीं, ऐसा तो नहीं है, दोनों में भी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। बी, विटवर्थ मैकेनिज्म इज रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग, वाह स्पेलिंग मिस्टेक्स। विटवर्थ मैकेनिज्म हैज़ रेसिप्रोकेटिंग मोशन, स्लॉटेड लेवर हैज़ स्लाइडिंग मोशन। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, दोनों में भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही हो रही है स्लॉटेड लेवर की। सी, इन विटवर्थ मैकेनिज्म क्रैंक इज फिक्स्ड एंड स्लॉटेड लेवर में कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड होता है। हाँ, ये बराबर है। विटवर्थ मैकेनिज्म में तुम्हारा क्रैंक फिक्स होता है, स्लॉटेड लेवर में तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आगे से अगले वाले जो भी 2-3 क्वेश्चन होने वाले हैं रिगार्डिंग टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम्स, वो मैंने डायरेक्टली उठा के डाले हैं अपने, ये क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली उठा के डाले हैं अपने यूनिट टेस्ट से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, 8 के आगे वाले 2-3 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो हमारे यूनिट टेस्ट में आए थे, और इन क्वेश्चंस की वजह से मोर देन हाफ द क्लास को कम नंबर्स मिले थे। बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको इधर इन्वॉल्व करने का सोचा है। क्वेश्चन नंबर 8, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर लीनियर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ड्रॉन डैश टू ईच अदर। ठीक है, अगर तुम्हारा जो भी लिंक है वो लीनियर मोशन कर रहा है तो उसके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तुम एक दूसरे को कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो यार, जनरली अगर कोई भी लिंक हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम अगर तुम निकालते हो तो मैं बताऊंगा बेसिकली कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों को परपेंडिकुलर निकाले जाते हैं। ठीक है, तुम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करते हो तो मैं बताया बेसिकली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर निकाले जाते हैं, लेकिन इफ़ द मोशन इज़ डेफिनेट, जैसे कि लीनियर मोशन है, तो उस केस में तुम्हारा पैरेलल निकाले जाते हैं। ठीक है, दोनों भी पैरेलल निकाले जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर पैरेलल, दे आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर फॉर लीनियर मोशन। रोटरी होता तो परपेंडिकुलर आंसर आता, लेकिन पैरेलल है तो लीनियर है तो पैरेलल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। व्हेन द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म इज हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तुम्हारा जो भी लिंक है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, देन इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्चुअली टेंजेंशियल कंपोनेंट तुम्हारा हमेशा जीरो बनता है। ठीक है, देन इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, नहीं, ये नहीं होता, फाइनाइट वैल्यू ना, जीरो होता है वो बेसिकली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ, व्हेन द बॉडी मूव्स इन लीनियर मोशन इट्स रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट विल बी व्हाट। तुम्हारी बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही है तो उसका रेडियल कंपोनेंट होगा भी क्या। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट पूछा है, लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऑप्शन इज ए, क्योंकि यार बेसिकली लीनियर मोशन के लिए तुम्हारा रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंपोनेंट हमेशा जीरो होता है, इट इज़ एवरी टाइम जीरो, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, दैट इज़ जीरो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स डैश टू द लिंक। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तुम्हारा हमेशा कैसे एक्ट करता है, टू द लिंक। तो तुम्हें पता है तुम्हारा एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेडियल एंड सेंट्रीपिटल होते हैं। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द लिंक, एंड तुम्हारा जो दूसरा वाला होता है वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ओके, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द लिंक। तो ये कुछ हमारे यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस थे जो लाइक बहुत जन इसको कंफ्यूज कर दिए थे क्वेश्चंस को, एंड मार्क्स अपने लूज़ कर बैठे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, इन ये क्वेश्चंस में बता ही होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हमारे। कैमन फॉलोवर से डैश टाइप ऑफ फॉलोवर रिजल्ट्स इन मोर टियर एंड वियर ऑफ कैम। कौन सा टाइप ऑफ फॉलोवर यूज़ करने से तुम्हारे कैम का मोर वियर एंड टियर होने वाला है। ठीक है, स्फीयरिकल फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर या फिर फ्लैट फेस फॉलोवर। विनो यार, तुम्हारा नाइफ एज फॉलोवर जो होता है वो कैसा होता है, नाइफ एज्ड होता है, पॉइंटेड होता है, तो बेसिकली इट विल कॉज मोर डैमेज टू द कैम, बिकॉज वो कैम पे जब रेसिप्रोकेट करेगा तो उसकी पॉइंटेड एज वियर एंड टियर करेगी ना, बेसिकली इट विल फॉर्म एन हायर पेयर। ठीक है, तो वो बेसिकली तुम्हारा आंसर होना चाहिए बी, नाइफ एज फॉलोवर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट बनता है, कैम क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। इन विच टाइप ऑफ कैम फॉलोवर रेसिप्रोकेट्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैम। बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से प्रकार के कैम में तुम्हारे फॉलोवर जो होता है रेसिप्रोकेट करता है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ कैम। तो हमारा नॉर्मली जो तुमने कैम देखा होगा जिसको हम कहते हैं रेडियल, उसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेशन जो होता है फॉलोवर का वो परपेंडिकुलर होता है ना, कैम गोल घूमता है और उसके ऊपर तुम्हारा फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता है, कैम के एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है ना वो हमेशा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया ये है कि यार कौन सा फॉलोवर पैरेलल एक्सिस ऑफ कैम को पैरेलल रेसिप्रोकेट करता है।
तो वो होता है तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैम यार, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैम में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैम के एक्सिस को पैरेलल तुम्हारा जो फॉलोअर होता है सिलेंड्रिकल कैम का वो रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताना चाहिए। रेडियल कैम में क्या होता है, रेडियल कैम में तुम्हारा फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कैम होता है। वेज कैम में भी परपेंडिकुलर ही एक्सिस रेसिप्रोकेट होता है फॉलोअर, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैम में बस तुम्हारा पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तुम्हारे, स्मॉलेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू कैम प्रोफाइल हैविंग सेंटर एज कैम सेंटर इज कॉल्ड एज व्हाट। तुम्हारे जो कैम टर्मिनोलॉजीज है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट सर्कल जो तुम्हारा कैम प्रोफाइल को टचिंग करके ड्रॉ किया जा सकता है विथ सेंटर ऑफ कैम एज सेंटर, तो वो होता है तुम्हारा बेस सर्कल, ठीक है, दैट इज़ योर बेस सर्कल। पिच कर्व क्या होता है तुम्हारा जो ट्रेस पॉइंट होता है, ट्रेस पॉइंट का यूज़ कर कर निकाला गया जो कर्व होता है उसको तुम बोलते हो पिच कर्व। पिच सर्कल क्या होता है, पिच सर्कल होता है पिच पॉइंट से निकाला गया सर्कल, ठीक है, पिच पॉइंट से निकाला गया और फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैम टू द पिच पॉइंट से निकाला गया सर्कल, उसको तुम पिच सर्कल बोलते हो। प्राइम सर्कल क्या होता है, प्राइम सर्कल वो सर्कल होता है जो तुम्हारे पिच कर्व को टेंजेंशियल हो, ठीक है, पिच कर्व को टेंजेंशियल होने वाला स्मॉलेस्ट सर्कल इज प्राइम सर्कल। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं तुम्हारे, डैश टाइप ऑफ पॉजिटिव ड्राइव इज बेस्ट सूटेड फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर स्मॉल डिस्टेंस। तुम्हारा जो चेन एंड ड्राइव्स है उससे क्वेश्चन बनता है बेसिकली, ओवर स्मॉल डिस्टेंस पावर ट्रांसमिट करना है और बेसिकली उसके लिए बेस्ट पॉजिटिव ड्राइव कौन सा बनेगा, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव एंड रोप ड्राइव। तो सबसे बेस्ट पावर ट्रांसमिशन तुम्हारा किस में होता है यार, ऑफकोर्स तुम्हारे गियर ड्राइव में होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में सबसे बेस्ट पावर ट्रांसमिशन हो जाता है तुम्हारा कंपेयर टू एनी अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे 16, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट पुली देन ओपन बेल्ट पुली। इज दिस ट्रू कि तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट पुली देन द ओपन बेल्ट पुली, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तुम्हारा जो क्रॉस बेल्ट होता है उसके इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है बिकॉज जिस तरीके से पुली अरेंजमेंट की जाती है उस तरीके से तुम्हारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करके निकल के आता है इट इज़ ऑलवेज मोर देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वी कैलकुलेट इन ओपन बेल्ट पुली, ठीक है। ओपन बेल्ट पुली से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा बनता है इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट पुली और इसकी वजह से भी तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन थोड़ा ज़्यादा बनता है इन द केस ऑफ क्रॉस बेल्ट पुली। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट पुली देन ओपन बेल्ट पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तुम्हारे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रेशियो ऑफ टाइट साइड टेंशन टू स्लैक साइड टेंशन। सिंपल, तुम्हारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टाइट साइड टेंशन टू स्लैक साइड टेंशन का करेक्ट रेशियो कौन सा है इसमें से। यहाँ पर तुम्हारा T1 इज टेंशन ऑन टाइट साइड एंड T2 इज टेंशन ऑन स्लैक साइड, तो ये याद रख के तुम्हारा इसमें से कौन सा रेशियो करेक्ट बन जाता है। ऑप्शन ए T1/T2 इज इक्वल्स टू ई थीटा, नहीं ये नहीं होता, ई टू द पावर म्यू थीटा होता है, हमें ये बताए। तो अब बेसिकली वो तो सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है तो वो ही करेक्ट कर दो, ठीक है। या फिर तुम देख भी सकते हो कि टाइट टेंशन न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर में होता है, तो वो कंपेयर करके कर सकते हो, ठीक है। बट ई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू थीटा होता है, तो एक्चुअली ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 18th क्वेश्चन, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू पुलीज कनेक्टेड बाय एन ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट इज व्हाट। किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, उस पैरामीटर पे वो कैसे डिपेंडेंट है, एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। वेलोसिटी रेशियो जो होता है तुम्हारा V1/V2, वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन पुली टू वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर पुली, ठीक है, या फिर ड्राइवर टू ड्रिवन जो रेशियो होता है वेलोसिटी रेशियो दो पुलिस का, तो वो डायामीटर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कैसे रिलेटेड है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए वेलोसिटी रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा होता है क्या। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर्स, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर्स, ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो बेसिकली वी नो यहाँ पर कि जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है इनवर्स ऑफ डायमीटर रेशियो, ठीक है। तुम्हारा डायमीटर रेशियो के करेक्टली इनवर्स वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। जिस रेशियो में वेलोसिटी होता है मतलब ड्राइवर टू ड्रिवन होता है, तो डायमीटर में तुम्हारा वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, डायमीटर ऑफ ड्रिवन टू ड्राइवर बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर्स है, ये ऑप्शन सी करेक्ट बन जाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस तुम्हारे गलत है, वो तो ऐसे ही कुछ भी डाल दिए। ऑप्शन 19 पे आ जाते हैं अपन, सॉरी MCQ 19 पे आ जाते हैं, पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज डैश ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन।
तो तुम्हारा जो बेसिक एक फार्मूला डेरिवेशन है थ्रू आउट तुम्हारे पोर्शन में कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होना चाहिए कि यार पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम बने, तो उसका आंसर आता है 1/3। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर 1/3 है मैक्सिमम टेंशन के, तो तुम्हारा पावर ट्रांसमिशन इज़ मैक्सिमम। ये तुम्हारा रेशियो तुम्हारा बेसिकली ये तुम कैलकुलेट भी करते हो और रेशियो भी निकाल के यही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 1/3, ठीक है। सिंपल चीज़ें बता होनी चाहिए इसलिए यहाँ पर डाली गई है। क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पर ही बन रहा है, उस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन से हमें प्यार है, इसलिए हर एक क्वेश्चन हम उस पर ही बना रहे। इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाकी कुछ है ही नहीं उतना ज़्यादा चैप्टर में उस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ऑन द पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट। अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ज़्यादा बनता है या फिर कम बनता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है पावर ट्रांसमिशन पे, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के वजह से। तो पावर डिक्रीज रहती है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है तो पावर डिक्रीज होगी, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है तो पावर इंक्रीज होगी। पावर रिमेन्स कांस्टेंट या फिर नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कुछ इफेक्ट नहीं बनता पावर ट्रांसमिशन पे। तो वी नो यार जितना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा बेल्ट खिसकेगा एक्चुअली, ठीक है। बेल्ट तुम्हारा पुली से उठेगा, ठीक है। बेल्ट पुली से उठना चाहेगा बेसिकली बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। तो उसकी वजह से एक्चुअली पावर डिक्रीज होने वाली है, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से पावर एक्चुअली डिक्रीजेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पावर डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 21th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ होस्टिंग एंड हाउलिंग चेन। तुम्हारे होस्टिंग एंड हाउलिंग मतलब चीज़ें उठाने के लिए, चीज़ें उठा के ट्रांसफ़र करने के लिए। होस्टिंग एंड हाउलिंग का मतलब वो होता है। तो फॉर दैट पर्पज विच टाइप ऑफ चेन इज यूज, ठीक है। चेन क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन है। कौन सा तुम्हारा चेन यूज नहीं किया जाता फॉर होस्टिंग एंड हाउलिंग, ओवल लिंक चेन, स्क्वायर लिंक चेन, ब्लॉक चेन या फिर नन ऑफ दिस। तो तुम्हारा जो सी है ब्लॉक चेन दैट इज नॉट यूज्ड फॉर होस्टिंग एंड होल्डिंग पर्पस। ओवल लिंक एंड स्क्वायर लिंक तुम्हारे यूज होते हैं फॉर होस्टिंग एंड होल्डिंग, ब्लॉक चेन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। व्हाट विल बी द गियर ट्रेन रेशियो फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड गियर अरेंजमेंट। इमेज में तुम्हें जो कंपाउंड गियर अरेंजमेंट दिख रही है, यहाँ पर तुम्हारा जो है गियर ए गियर बी को चलाता है, गियर बी और गियर सी एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं। तो गियर बी और गियर सी एक ही शाफ्ट पे लगे हुए, तो जब गियर बी घूमेगा गियर ए की वजह से, तो गियर सी भी घूमेगा। गियर सी और गियर डी कनेक्टेड है तो वो घूमेगा, ठीक है। ये तो क्या है, कंपाउंड गियर अरेंजमेंट है। तो इसके लिए गियर ट्रेन रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द गियर ट्रेन रेशियो फॉर दिस। तो गियर ट्रेन रेशियो वी नो यार वो क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ड्रिवन पुली डिवाइडेड बाय ड्राइवर पुली, ठीक है। जो भी चीज़ तुम ड्राइव कर रहे हो उसका डिवाइडेड बाय जिस चीज़ से तुम ड्राइव कर रहे हो उस वो, ठीक है। तो ड्रिवन डिवाइडेड बाय ड्राइवर होता है। तो यहाँ पर ड्रिवन डी दिख रहा है तुम्हें एंड में और ड्राइवर ए है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिख भी रखा है कि गियर ए इज़ ड्राइविंग गियर, इसका मतलब गियर डी तुम्हारा ड्रिवन गियर बन जाता है। तो ड्रिवन डिवाइडेड बाय ड्राइवर होता है, तो ड्रिवन डी है, ड्राइवर ए है। डी का ए से अगर कोई रेशियो दिखता है तो उसको टिक कर दो। सी ऑप्शन दिख रहा है वो तो टिक कर देना, फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ पर मैंने जो पूछा था वो होल गियर अरेंजमेंट के लिए था। अगर तुमसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर गियर के लिए, जैसे कि सी और डी के लिए क्या होगा, तो सी और डी में क्या हो रहा है, सी ड्राइव कर रहा है ना डी को, सी कर रहा है डी को ड्राइव। अगर देखोगे ठीक से तो इन द इमेज, तो इधर तुम फिर रिलेशन लगाओ अपना, ड्रिवन डिवाइडेड बाय ड्राइवर। ड्रिवन कौन है, डी, ड्राइवर कौन है, सी। तो डी और सी का रिलेशन होता तो बेसिकली वो भी एक ट्रेन वैल्यू है, लेकिन वो सिर्फ सी और डी के लिए। मैंने पूछा है क्वेश्चन में होल अरेंजमेंट, पूरे अरेंजमेंट के लिए क्या है, तो वो तुम्हारा डी और ए का बन जाता है रिलेशन। क्वेश्चन 23 पे आ जाते हैं, द डैश टाइप ऑफ ब्रेक हैज फ्रिक्शन पैड्स विच रब अगेंस्ट डिस्क ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ कैलिपर असेंबली। अरे 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 क्वेश्चन गलत बन गया है, बट कोई बात नहीं। देखो कौन सा विच टाइप ऑफ ब्रेक है जिसमें तुम्हारे फ्रिक्शन पैड्स रब होते हैं अगेंस्ट डिस्क ब्रेक्स विथ हेल्प ऑफ कैलिपर असेंबली। तो वो तुम्हारा डिस्क ब्रेक ही होगा ना, और क्या ही होगा यार, ठीक है। शू ब्रेक, इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक, ब्लॉक ब्रेक, ये सब बकवास में, वो तो तुम्हारा क्या ही होगा, डिस्क ब्रेक ही होगा, ठीक है। डिस्क ब्रेक ना डाल के यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्क डालना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन बराबर बन जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24th, इन केस ऑफ सिंगल शू ब्रेक विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ ब्रेक विल लीड टू सेल्फ लॉकिंग ब्रेक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तुम्हारा जो सिंगल शू ब्रेक है उसके हम 3 केस एनालाइज करते हैं बेसिकली, ठीक है। 3 पोजीशन ऑफ तुम्हारा जो फुलक्रम होता है उसके 3 पोजीशन एनालाइज करते हैं।
तो उसमें से एक पोजीशन में क्या हो जाता है कि तुम्हारा ब्रेक जो है वो सेल्फ लॉकिंग बन जाता है। शू ब्रेक्स बिकम सेल्फ लॉकिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली वी वांट व्हाट वी वांट, ठीक है। वो पोजीशन कौन सी है जिसमें तुम्हारा सिंगल शू ब्रेक सेल्फ लॉक हो जाता है? 3 पोजीशन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे, तो इनमें से कोई है क्या, देखो। फर्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेकिंग फोर्स इज पासेस थ्रू फुलक्रम ऑफ लीवर। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंजेंशियल ब्रेक पासेस थ्रू ऑफसेट डिस्टेंस बिलो फुलक्रम एंड सी में क्या है, अबव फुलक्रम। लाइन ऑफ एक्शन पासेस ऑफसेट है एंड अबव फुलक्रम है। तो उसमें तुम्हारा जो ऑप्शन बी है, ऑफसेट है एंड बिलो द फुलक्रम है, वो ऑप्शन सही बनता है। उस केस में तुम अगर कैलकुलेट करोगे, एनालिसिस करोगे, तो उस केस में तुम्हारा ब्रेक जो है सिंगल ब्रेक शू वो सेल्फ लॉकिंग बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इज करेक्ट, ऑफसेट एंड बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, हो सकता है कंफ्यूज बन जाओ यहाँ पर। व्हाट आर सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स, ठीक है। मैंने सेल्फ एनर्जाइजिंग पूछा है, सेल्फ लॉकिंग नहीं पूछा है, ठीक है। सेल्फ एनर्जाइजिंग एंड सेल्फ लॉकिंग में फ़र्क है। व्हाट आर सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स, तो तुम्हारे सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स कौन से है? ए, नो एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ब्रेक। बी, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स टू अप्लाई ब्रेक। सी, फ्रिक्शन अपोजेस अप्लाइंग ब्रेक एंड ऑल ऑफ दिस। डी, तो तुम्हारा कौन सा है? तो एक्चुअली सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स आर दोज ब्रेक्स जिसमें तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स हमारी ब्रेक लगाने में मदद करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स अस टू अप्लाई ब्रेक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है, नो एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग ब्रेक, वो होता है तुम्हारा सेल्फ लॉकिंग ब्रेक्स, ठीक है। वो सेल्फ लॉकिंग होते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ लॉकिंग, ऑप्शन ए सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। तो वो नहीं आता। ऑप्शन बी, फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स टू अप्लाई ब्रेक, वो होता है तुम्हारा सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक्स। अच्छा, क्वेश्चन अगले पे आते हैं अपन। क्लच इज डिसएंगेज्ड ड्यूरिंग व्हाट। क्लच एंगेज डिसएंगेज करते हो सब लोग। क्लच लाइक बहुत जन गाड़ी चलाती है तो उन्होंने क्लच यूज़ ही किया होगा, हमारे चैप्टर में भी इंक्लूडेड है। तो व्हेन इज क्लच एंगेज्ड और व्हेन इज क्लच डिसएंगेज्ड? व्हेन इज क्लच डिसएंगेज्ड? ड्यूरिंग गियर शिफ्टिंग, ब्रेकिंग, या फिर आइडलिंग द गियर, ऑल ऑफ दिस। तो गियर शिफ्टिंग करते वक्त हम तो हमेशा यार गियर डिसएंगेज करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ब्रेक लगाते वक्त भी तुम क्लच डिसएंगेज करते हो, एक्चुअली तुम क्लच डिसएंगेज करते हो, थोड़ी बहुत अमाउंट में क्लच डिसएंगेजिंग होती है ड्यूरिंग द ब्रेक्स। एकदम से तुम ब्रेक कभी नहीं लगाते। आइडलिंग द गियर, आइडलिंग द गियर क्या मतलब, क्या होता है बेसिकली कि आइडलर गियर होता है जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा करने के लिए होता है, ठीक है। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जब भी हम गाड़ी रिवर्स लेते हैं फोर व्हीलर, तो एक्चुअली हम आइडलर गियर को एंगेज कर देते हैं। गाड़ी हम रिवर्स लेते हैं मतलब आइडलिंग गियर एंगेज कर देते, जिसकी वजह से गाड़ी रिवर्स जाती है। तो गाड़ी रिवर्स लेते वक्त भी तुम क्लच लेके गियर शिफ्ट करते हो ना, मतलब हाँ, सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है यहाँ पर। 27 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम। सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम के लिए कौन सी स्टेटमेंट अबव द लिस्टेड ऑप्शंस करेक्ट है? प्रेशर प्लेट इज हेल्ड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड फ्रिक्शन प्लेट, क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये तो गलत है यार। फ्लाईव्हील इज हेल्ड बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड फ्रिक्शन प्लेट, तो यार तुम अगर फ्लाईव्हील इज हेल्ड बिटवीन प्रेशर प्लेट एंड फ्रिक्शन प्लेट, तो गाड़ी चलेगी ही कैसे? गाड़ी चलेगी ही नहीं फिर तो। सी ऑप्शन, फ्रिक्शन प्लेट इज हेल्ड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, ये बढ़िया ऑप्शन लग रहा है और ये बराबर ऑप्शन भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रिक्शन प्लेट तुम्हारी अरेंज्ड होती है बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, ठीक है। प्रेशर प्लेट प्रेशर लगाता है फ्रिक्शन प्लेट पर जो कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील से, ओके। तो फ्लाईव्हील फ्रिक्शन प्लेट बीच में होता है एक्चुअली, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इन नॉर्मल कंडीशन द सेंट्रीफ्यूगल टाइप क्लच प्लेट इज व्हाट। इंपॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट, तुम्हारे हर एक टाइप का जो क्लचेस अब तक तुमने पढ़े होंगे उसमें देखा होगा कि हर एक क्लच बेसिकली नॉर्मली एंगेज्ड पोजीशन में ही होता है, मतलब क्लच लगा ही होता है। हम जब पेडल दबाते तब क्लच डिसएंगेज होता है, लेकिन इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टाइप अलग है। सेंट्रीफ्यूगल क्लब पहले नॉर्मल कंडीशन में डिसएंगेज होता है, हम जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तब एक्चुअली क्लच एंगेज होना धीरे धीरे चालू होता है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच तुम्हारे मोपेड, एक्टिवा, एक्सेस, प्लेजर, ये सब जो गाड़ियाँ उनमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल पोजीशन में वो डिसएंगेज होता है, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वो एंगेज होता है। तो ऑप्शन 28 में तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन में वो डिसएंगेज, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर, ओके। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हो सकता है तुम टिक कर दो एंगेज, क्योंकि सारे क्लचेस एक्चुअली नॉर्मली एंगेज कंडीशन में ही होते हैं, तुम गलत मान लो सेंट्रीफ्यूगल के लिए। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल एक एक्सेप्शन है जो कि तुम्हारा डिसएंगेज होता है। 29 पे जाते हैं। द एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड और यूज्ड अप फ्रॉम फ्लाईव्हील
बाय अल्टरिंग इट्स। तुम्हारा फ्लाईव्हील पता है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। बेसिकली ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एक्सेस एनर्जी यूज़ होती है, एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको स्टोर करना है फ्लाईव्हील का काम। तो फ्लाईव्हील वो स्टोर कैसे करता है? द एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड और यूज्ड अप फ्रॉम फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील में एक्सेस एनर्जी स्टोर की जाती है या फिर फ्लाईव्हील से ली जाती है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ व्हाट? बाय अल्टरिंग और चेंजिंग व्हाट? फ्लाईव्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्लाईव्हील की वेलोसिटी, फ्लाईव्हील की पोजीशन या फिर स्प्रिंग एक्शन। तो फ्लाईव्हील में जो भी एनर्जी स्टोर होती है, दैट एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील बिकॉज ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लाईव्हील इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, इसका रोटेशनल स्पीड। तो दैट इज ऑप्शन योर करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं, लास्ट एमसीक्यू। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वैट गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर इज कॉल्ड एज, अरे यार इज कॉल्ड एज क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? सिर्फ इज कॉल्ड एज हटा दो यार वहाँ से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन वैट गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर इज व्हाट, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन वैट गवर्नर एंड पोर्टर गवर्नर इज व्हाट? बहुत अलग अलग टाइप के हमारे गवर्नर्स बनते हैं। हर एक गवर्नर में बस स्लाइड से चेंजेस है, ठीक है। उसे कुछ अलग, सारे गवर्नर्स थोड़े बहुत सेम ही है, हर एक में थोड़ा सा बारीक फ़र्क है। तो वो फ़र्क कौन सा है? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा इन केस ऑफ वैट एंड पोर्टर गवर्नर। तो ऑप्शन ए, पोर्टर हैज़ एक्सटेंडेड लिंक फॉर फ्लाई बॉल्स वाइल वैट गवर्नर डजेंट। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। पोर्टर गवर्नर हैज़ बेल क्रैंक लीवर, वैट डजेंट। नहीं, दोनों में भी बेल क्रैंक लीवर होता है। ऑप्शन सी, पोर्टर गवर्नर हैज़ डेड वेट, वैट गवर्नर डजेंट। हाँ, ये करेक्ट है तुम्हारा। पोर्टर गवर्नर में डेड वेट होता है, वैट में डेड वेट अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। So these are some of the most important MCQs for टॉम। इतने MCQs पर ही सेटिस्फाई नहीं होना है, तुम्हारे सैन फॉन्ड्रे और एग्जाम विद इस वेबसाइट्स पर तुम्हें थ्योरी ऑफ मशीन्स के और भी MCQs मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करने हैं। इन दो वेबसाइट से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो वो प्रैक्टिस 100% तो करनी ही करनी है तुम्हें।